नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। अजीत पवार, इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपीचंद पडळकर ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अजीत पवार के बारे में जो बयान दिया, उस बयान के बाद बीजेपी ने जो किया वो उससे भी ज्यादा बुरा था। बीजेपी ने गोपीचंद पडळकर के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में अजीत पवार के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, नारेबाजी लगाई, गोपीचंद पडळकर के बैनर्स को जलाया, चेहरे पे कालिख पोती, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हुआ इस गणेशोत्सव के दौरान ही। और अब जबकि मामला पानी सर के ऊपर से बह रहा है, मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया है, तब भी बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। क्या ये एक रणनीति के तहत हो रहा है जिसमें यदि महाराष्ट्र के स्पीकर एकनाथ शिंदे को डिस्क्वालीफाई करें तो चीफ मिनिस्टर इन क्यू अजीत पवार मुख्यमंत्री बने उससे पहले ही उनके ऊपर करप्ट है ये थप्पा लगाया जाए। चौंकाने वाली बात एक और ये भी है, जो कि एक कोइंसिडेंस ही माना जाए, कि एक और जहां पडळकर महाराष्ट्र में शरद पवार को लबाड़ और अजीत पवार को लबाड़ का पिल्ला कह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले संसद में यह मांग कर रही थी कि सिंचाई घोटाले की जांच जो है वो शुरू की जाए। आखिर ये क्या बात है, इस पूरे विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान है, प्रसाद काथे मौजूद हैं। प्रसाद काथे जो हैं वो जय महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र की एक लीडिंग चैनल के संपादक हैं और राजनैतिक विषयों के बारे में वो बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। प्रसाद जी, जिस तरह से समा बांधा जा रहा है, यही शब्द ज्यादा ठीक होगा, जिस तरह से समा बांधा जा रहा है, क्या ये एक तरह की तैयारी है? देखिए, इस कंक्लूजन पर हमें आने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। इतने जल्दी इस कंक्लूजन पे नहीं आया जा सकता कि तुरंत आनन फानन में महाराष्ट्र की विधानसभा अध्यक्ष किसी तरीके से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री रहते हुए बतौर विधायक बेदखल कर देंगे और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कोई उलटफेर आने वाला है। वो एक अलग स्तर पे चलने वाली कानूनी लड़ाई है, वो अपने अपने स्तर पे चलती रहेगी। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि ये कभी छिप कर नहीं रहा कि मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक अधूरा सपना रहा है, और जब ये अधूरा सपना रहता है तो हर रात वो आता है और हर एक सुबह को इस सपने को पूरे ना होने देने की टीस जरूर बनी रहती है। जी, तो ये जो अधूरा सपना है जो इनका पूरा नहीं हो रहा है, बीजेपी इसे पूरा नहीं होने देना चाहती है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, फिलहाल तो ये बिल्कुल बहुत स्पष्ट बात है कि अजीत पवार का इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनना तय नहीं है, तय नहीं है। इन शब्दों पे मुझे लगता है मयूर जी आपको गौर करना होगा, और आप भी लंबे समय से राजनीति के एक निरीक्षक रहे हैं, कमेंटेटर रहे हैं, और मुझसे ज्यादा आप बीजेपी की मौजूदा नेतृत्व की शैली को जानते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बहुत बड़े ही करीबता से आपने काम करते हुए देखा है। एक समय आपकी भी उनके साथ बेहतर परिचय और राब्ता था। तो इस कार्यकाल में ये तय नहीं है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, जहां तक कि मेरी जानकारी है। हाँ, उनके समर्थक जरूर इस बात को लेकर जोर डाल रहे हैं
कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। प्रसाद जी, आपने तो वो बातें छेड़ दी जब आज से 10 साल पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मैं गुजरात में रिपोर्टिंग करता था। तो जाहिर सी बात है कि जैसे इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आप लोगों के सबसे ज्यादा करीब हैं, एक फोन कॉल अवे हैं, उसी तरह से तब गुजरात के मुख्यमंत्री जो आज के प्रधानमंत्री हैं, ये पत्रकारों के साथ में अच्छे संबंध बनाए हुए थे। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन गोपीचंद पडळकर ने सिर्फ अजीत पवार का नाम नहीं लिया, शरद पवार इनका भी नाम लिया। लेकिन बवाल होता हुआ शरद पवार कैंप की तरफ से नहीं देखा। क्या एक सूचक, एक चिन्ह नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत ही अजीब मोड़ है। इस अजीबोगरीब मोड़ में आपने देखा है कि सुप्रिया कैंप किस तरीके से गोपीचंद पडळकर के बयान में फंस गया है। दरअसल अगर विस्तृत रूप से देखा जाए और जो गैर हिंदी लोग हैं वो तो गोपीचंद पडळकर के बयान को बहुत सरलता से समझ जाएंगे। हिंदी भाषियों के लिए इसे समझाने के लिए जरूरी है कि उसको भाषांतरित रूपांतरित किया जाए। तो गोपीचंद पडळकर ने ये एक सवाल के जवाब में साक्षात्कार में कहा कि शरद पवार एक धूर्त सियार है और न सिर्फ वो केवल एक धूर्त सियार हैं, बल्कि सुप्रिया सुले धूर्त सियार की बेटी है और अजीत पवार धूर्त सियार का पिल्ला है। अब इंटरेस्टिंग बात इसके बाद की है। बयान क्या है पडळकर का? बयान है शरद पवार धूर्त सियार है। अब शरद पवार के धूर्त सियार होने पर सुप्रिया का पूरा कुनबा कुछ भी बात नहीं कर रहा। वो बड़े इंटरेस्टिंगली इस पूरे मामले को अजीत पवार पे लेके जा रहे हैं। अब तक ये होता था कि अगर गोपीचंद पडळकर कभी भी शरद पवार के बारे में बोलते थे तो शरद पवार का अपमान इज इक्वल टू महाराष्ट्र का अपमान होता था। इस बार सुप्रिया के कैन को, सुप्रिया के कुनबे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अरे भाई, पडळकर ने बड़ा अपमान तो शरद पवार साहब का कर दिया है। उनके सम्मान की लड़ाई लड़े या अपनी खिसकती हुई साख को बचाने के लिए लड़े। तो इस पूरे के पूरे पेंच में अजीत पवार के सम्मान के लिए सुप्रिया सुले मैदान में आ गई हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब खेल महाराष्ट्र की राजनीति में मौजूदा स्थिति में देखने को मिल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग ऐसा, हाँ, बताइए 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 बताइए, कह रहे हैं। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज जोड़ना चाहूंगा। जब सुप्रिया सुले अपने भाई के सम्मान में मैदान में आ गई तो उनको एक बहुत छोटा सा सवाल नीतीश राणे के तरफ से पूछा गया। आपको पता होगा नीतीश राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे हैं, मौजूदा स्थिति में महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने छोटा सवाल पूछा कि अजीत पवार का अपमान अगर इतना चुभ रहा है जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं, सुप्रिया कुनबे के लोग हैं उनको, तो जब अजीत पवार महाविकास आघाड़ी में थे तो संजय राउत तो उनका हर दिन अपमान कर रहे थे, तो वो कैसे चल जाता था? ये एक बड़ा अंदर ही अंदर फंसा हुआ पेच अब सामने आ रहा है महाराष्ट्र में। लेकिन प्रसाद जी, ये बताइए कि दिन ब दिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह के सियार, लबाड़ इत्यादि, यानी कि ये सभी तरह से ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं जिससे ओवरऑल राजनीति में नेताओं की गरिमा ही बिल्कुल मिट्टी पलीत हो रही है। आपको ऐसा नहीं लगता? दिन में 10 बाइट्स आती होंगी, कभी संजय राउत ने कुछ कह दिया, कभी जो है नीतीश राणे ने कुछ कह दिया, अभी गोपीचंद पडळकर ने कह दिया, उसके पहले फिर और किसी ने कह दिया। लगातार ये पूरी की पूरी राजनीति में बिलो द बेल्ट वाले शब्दों का कब्जा है। ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल है, बिल्कुल आपका निरीक्षण एकदम सटीक है। और ये केवल अभी की बात नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के पैदा होने के समय से 1960 के आसपास से ये सारे शब्द कई अलग अलग स्तर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। महाराष्ट्र चूंकि इस देश का एक ऐसा प्रगत और विचारशील प्रदेश रहा है जिसने इस देश की स्वाधीनता की लड़ाई को दिशा दी, वहां ये होना बिल्कुल उम्मीद से परे है। दुर्भाग्यवश मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा और वो ये है कि जब से महाराष्ट्र में 2019 के बाद पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी और अब उसके बाद मौजूदा तिकड़म की सरकार बनी है, उस दौरान सबसे ज्यादा शब्दों के असंसदीय प्रयोग का चलन बढ़ा है। और इस बात को भी जरूर जिक्र तौर पर आपके सामने रखना होगा
कि इसका सबसे कोई मोटा श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वो संजय राउत की सुबह की 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाता है। खुले तौर पर टीवी पर गालियां देना, खुले तौर पर किसी की शारीर रचना को लेकर निर्भत्सना करना, ऐसी भयानक भयानक बातें नेताओं से हो रही है। लोग प्रैक्टिकल रूप से नेताओं से ऊब चुके हैं। अगर रोज की खबरों को देखें तो लोग नेताओं की खबरों से ज्यादा बगैर नेताओं की खबरों को चाव से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी, आप इस पूरे शो में आए और आपने अपना एक्सपर्ट नॉलेज हमारे दर्शक वर्ग तक पहुंचाया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, निश्चित तौर पर यह निंदनीय तो है ही, लेकिन इससे आगे की बात यह है कि उस पर राजनीति भी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि लोग किस प्रकार की राजनीति का स्वीकार करते हैं और किसे अस्वीकार।